नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केजीएस इंजीनियर्स के इस चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो कैलेंडर जारी हुआ है, जिसमें ये अपडेटेड है कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है एसएससी जेई का, और अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं उन सभी लोगों के लिए ये एक डिटेल वीडियो है, जिसमें हम बेसिक से चर्चा करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनकी एज लिमिट क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज बहुत सारी चीजें, क्या सैलरी रहती है और भी बहुत सारी चीजें हम यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये एसएससी जेई 2025 को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो है, जिसमें मेरे साथ कार्तिक सर भी हैं जो आपको सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बताएंगे और अपना पार्ट भी डिस्कस करेंगे कार्तिक सर। और कार्तिक सर से मैं ये जानना चाहूंगा कि सर अब आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन जो है, अब सीबीटी 1 ओवर हो गया है, सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीबीटी 2 एग्जामिनेशन अभी 2 महीने में हो सकता है हो जाए, आगे जनवरी फरवरी में हो जाए। तो आगे के 6 महीने हमारे पास बचेंगे, या अभी से देखा जाए 8 महीने अगर टोटल हैं, तो क्या एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों की तैयारी एक साथ की जा सकती है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस है टेक्निकल का, हाँ जी सर, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। टेक्निकल आप आसानी से कवर करते हैं। बात आती है नॉन टेक की, तो नॉन टेक्निकल में जो आपके सिलेबस एसएससी जेई में है वो एज कंपेयर टू आरआरबी जेई कम है। जी हाँ सर। क्योंकि मैथ्स नहीं आती आपके यहाँ, मतलब आप केवल जीके जीएस और रीजनिंग एसएससी जेई में पढ़ के जाएंगे और 100 नंबर आपको मिल जाते हैं। 50 जीके जीएस के और 50 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। और लेवल जो क्वेश्चन का होता है एसएससी का एज कंपेयर टू आरआरबी, वो हमेशा थोड़ा सा बिलो ही रहता है, क्योंकि आरआरबी के एग्जामिनेशन में थोड़ा बैंक लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, पजल आती है, सिटिंग अरेंजमेंट आती है, अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज के अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर आप अब आरआरबी जेई 2024 का टारगेट लेके चल रहे थे और आपकी परीक्षाएं सीबीटी 1 की खत्म होने को आई हैं और या फिर सामने लग गई हैं, तो अब आपका जो नेक्स्ट ध्येय होगा लाइफ में, आगे और क्या कर सकते हैं बीइंग अ जेई, आगे मुझे क्या अप्रोच करनी चाहिए, वो 100% एसएससी जेई होनी चाहिए मेरे हिसाब से आशीष सर। क्योंकि एसएससी जेई में अभी समय है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी वनडे एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए अगर आपके पास 6 से 7 महीना है तो आप आसानी से उसे क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं। कुछ एक आध सब्जेक्ट में डेविएशंस होते हैं, उसी को आपको कवर करना होता है और आसानी से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मुझे जहां तक पता है एसएससी जेई का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है, और आरआरबी जेई के सिलेबस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस सब कुछ है और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैथ्स भी है। तो यहाँ पर सारी डिटेल हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, सारी डिटेल एक वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। तो डिपार्टमेंट यहाँ पर देखिएगा, आपके डिपार्टमेंट होते हैं बीआरओ, सबसे प्रथम आ जाता है बीआरओ। और बीआरओ में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बीटेक चाहिए या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में। जैसे सिविल की है तो सिविल में, इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल में, और मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल में। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वालों को। अगर डिप्लोमा आपने किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, ये इसमें फीमेल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। इसमें एज लिमिट जो है वो 30 साल होती है, मैक्सिमम एज लिमिट। अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट आती है इसमें, और इसमें डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियरिंग में, और 30 साल की यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट है। इसी प्रकार से सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करूं, सिविल और मैकेनिकल में बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा चाहिए आपका रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में सेंट्रल वाटर कमीशन में, लेकिन इसमें सिर्फ सिविल और मैकेनिकल की वैकेंसीज आती हैं, और इसमें 30 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी, तीनों ही ब्रांचेस में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग ब्रांचेस में 32 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है। तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात होगी, 32 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है सीपीडब्ल्यूडी में। अच्छा आशीष सर, ये सारे जनरल वालों के लिए हैं? जी जी बिल्कुल सही सर, जनरल के लिए एज पर गवर्नमेंट रिजर्वेशन। हाँ जी सर, एज जो है वो एक्सटेंड, मतलब 5 साल 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो यहाँ पर ये सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन की बात करें तो इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आती हैं, जिसमें डिप्लोमा मिनिमम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमा ही चाहिए, उसमें बीटेक के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि बीटेक के कैंडिडेट्स को भी लिया जाता है। ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा जिसमें लिखा हुआ है,
उसमें बीटेक के कैंडिडेट्स को भी लिया जाता है। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रहेगी। DGQA नेवल एकेडमी, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आती हैं। बीटेक चाहिए और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल रहेगी। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। इसके बाद फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, इसमें इलेक्ट्रिकल सिविल की वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा चाहिए, 30 साल की एज लिमिट है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्टिंग, सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी कई बार आती हैं, 30 साल की एज लिमिट। लेकिन डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस और बीटेक किया है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो है वो पोस्टेड हो सकते हैं। एनटीआरओ अगला डिपार्टमेंट है जिसमें डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए और 30 साल की एज लिमिट है। यहां पर एनटीआरओ में वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग की आती है। तो ये हैं डिपार्टमेंट्स और ये इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। आगे अगर हम बात करें, सर एक बार आप बताइए कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न यहां पर रहेगा। तो CBT 1 पेपर में 2 आपके जो मेजर पार्ट होते हैं वो होता है पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में नॉन टेक का पूरा सिलेबस रहेगा। तो नॉन टेक में क्या है कि जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा 2, और ये दोनों ही 50-50 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन से 1 मार्क आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी होती है, ऑलवेज रिमेंबर आपका 0.25 निगेटिव मार्किंग है। सो वो हमेशा आपको समझना है कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि एक्यूरेसी और स्पीड पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो पार्ट 1, पेपर 1 में 2 पार्ट हो गए। एक तो आपका ये नॉन टेक का हो गया जो 100 नंबर का है। उसमें जो सेकंड पार्ट है वो आपका आ जाता है पूरा का पूरा आपका टेक्निकल पार्ट, राइट सर। तो इसमें थोड़ा सा आप एक बार इन्हें बता दें कैसे होगा ये। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे यहाँ पर और आपको समय टोटल मिलेगा 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे में आपको 200 सवाल हल करने हैं। बहुत ही ज्यादा स्पीड चाहिए होती है एक सवाल के लिए। सर क्या समय? लगभग 36 सेकंड, बिल्कुल सही। 36 सेकंड का समय मिलता है आपको एक सवाल को देखने और हल करने के लिए। यानी बहुत सारे सवाल क्यों ऐसे रहते होंगे सर, मुझे ऐसा लगता है कि जिनको स्किप करना जरूरी हो जाता आप होगा। देखिए जनरल अवेयरनेस में जो 50 सवाल हैं जी, ये कई ऐसे सवाल होंगे जो आप 5 से 10 सेकंड में आंसर करोगे। बिल्कुल। और रीजनिंग में भी अगर 50 सवाल में आप देखोगे तो 25 से 26 सवाल ऐसे होंगे जो आप देख देख के आंसर देते हो। तो एवरेज है ये 36 सेकंड। ये ऐसा नहीं कि हर सवाल में 36 सेकंड लगाना है, एवरेज है। हाँ। कई सवाल में 1 मिनट भी जाता है, कई सवाल में 10 सेकंड भी जाता है, लेकिन एवरेज 36 सेकंड का बना के आपको अपनी घड़ी सेट करके चलना है। तो मेरे हिसाब से स्पीड बना सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए डेली बेसिस पर एक ही चीज को बार बार। वो जीतन मांझी वाला कहानी है सर कि आपको हिट करना पड़ेगा, तभी रास्ता बनेगा, पहाड़ तभी टूटेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर हम CBT 1 के पेपर पैटर्न की बात करें तो ये है, लेकिन CBT 2 की अगर हम बात करें तो CBT 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 सालों से ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगा है। तो आपका अगला जो CBT 2 रहता है वो 100 क्वेश्चंस का रहता है, बट 300 मार्क्स का रहता है। नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी 1/3 की हो जाती है। समय यहां पर भी आपको 2 घंटे का मिलता है, लेकिन 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एज फॉर द स्क्राइब स्टूडेंट, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सर सैलरी कम से कम 35,400 से शुरुआत होती है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक सैलरी है सर। उसके आगे इसमें DA, HRA, फिर ट्रेवलिंग अलाउंसेस। एक बड़े ही प्रेस्टिजियस जॉब है सर। हर बात पैसे से नहीं होती है। जब आप बनते हैं जेई, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो जेई साहब नाम से बुलाए जाते हैं आप, तो साहब लग जाता है आगे। और ये जो प्रेस्टिजियसनेस आती है ना, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी के भी लाइफ में। द आउटकम इज सैलरी, उसका आउटकम है, ये बाई प्रोडक्ट है, आप ये कह सकते हैं। और ये समय के साथ जितना आप प्रोग्रेसिव होंगे उतना ये बढ़ती चली जाती है, उतना एडवांस होते चले जाएंगे आप आगे आने वाले समय में। तो ये जो एक रास्ता है ये शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है आगे आप इसमें काफी ग्रोथ भी देख सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये आशीष सर एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब में से एक है। बीइंग एन इंजीनियर हम सब जानते हैं कि हर एक इंजीनियर कभी ना कभी एक बार जेई का पेपर देने की जरूर सोचता है और बेहतर तरीके से उसको क्वालिफाई भी करना चाहता है। और चूंकि हम लोग जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, देखते हैं वो औधा है, उसको आप भुला नहीं सकते, चूक नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि इस पैसे को तो आप जरूर देखिए, लेकिन उस पोजीशन के लिए लड़ाई लड़िए जिसके लिए आप यहां पर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं तो कहूंगा बिलो एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, मैंने देखा है, उनकी जो है जॉब लग चुकी है, MES में आज के समय पोस्टेड हैं। आप भी हो सकते हैं और ये सैलरी जो है आपके अकाउंट में हर मंथ लगभग ये क्रेडिट हो जाती है, जिसमें सभी कुछ इंक्लूड होता है। आगे अगर हम बात करें सिलेबस की तो सर आप
रीजनिंग का आप सबसे ज्यादा अच्छा बता सकते हैं सिलेबस? हाँ, मतलब मैंने तो एसएससी जेई की रीजनिंग अब काफी साल हो गए पढ़ाते हुए। मैंने ये देखा है एसएससी का एक तो सिंपल सा फंडा भैया कि क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर अगर आप लगा रहे हो, जैसे मान लो आपने 5 साल 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, तो 40 to 50% तो पेपर आपका हो गया, प्रीवियस ईयर से ही हो गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे रिपीटेटिव आ जाते हैं। बचे हुए 30 से 40% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन कुछ नया करने की कोशिश होती है, नया इन द सेंस नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश होती है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से उसको कवर कर सकते हो। अब देखो रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग बेसिकली आप क्लासिफाई कर सकते हैं दो भागों में अपने लिए। एक तो आप कर लीजिए पूरा वर्बल रीजनिंग। वर्बल का मतलब वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो, एक पार्ट ये होता है। और जो दूसरा है वो है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स की जो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो यही दो पार्ट्स को अगर आप अच्छे से पकड़ के ले चलोगे तो आपके 50 में एटलीस्ट 46-47 मार्क्स आते हैं। और ऐसा नहीं है कि हवाबाजी चल रही है, आपके बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिन्होंने यहां पढ़ाई करी होगी, उनसे आप टच में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि 46-47 क्वेश्चन सही एक्यूरेटली अटेम्प्ट करके आए और नंबर पाए हैं वो। सर इतने लाने ही पड़ेंगे, आप ये भी कह सकते हैं, यही लाने पड़ेंगे, यही नहीं लाना लाएंगे है। तो फिर तो पीछे हो जाएंगे क्योंकि ये 100 जो सवाल हैं सर नॉन टेक के, ये आपको CBT 1 में आगे CBT 2 का रास्ता बनाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नंबर के साथ आपको आगे ले जाएंगे, स्पेशली रीजनिंग, क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हो, एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। मतलब होता क्या है कि जीके जीएस में कई क्वेश्चन होगा सर जिसमें आपको लगता ही ये आंसर है, लगता है, एग्जैक्टली पता नहीं तो भी टिक मार के आ जाते हैं लोग। तो मैं तो पहले तो ऐसा अवॉइड करता हूं, वनडे एग्जामिनेशन में जब लगे तो छोड़ दो, जब तक आए ना तब तक तो सॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग चूंकि हमारी आदत में है कि जो सामने आया सब ले लो वाला हिसाब किताब है, तो कई लोग उसमें एक्यूरेसी गड़बड़ करके आते हैं जीके जीएस में। लेकिन रीजनिंग का क्या है कि भैया आया तो आंसर आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। तो सीधा सीधा एक्यूरेसी आप यहां मेंटेन करेंगे। और ये जो सर ने यहां चैप्टर्स दिखाया है ना, ये यही दो भागों में आप इसको बांटिए और इसी में देखिए कि आपकी वर्बल स्ट्रांग है या नहीं, नॉन वर्बल स्ट्रांग है या नहीं। इन पर आप काम करना शुरू कर दोगे तो आपका 100% 50 में 46-47 मिनिमम आएगा। 50 में कई लोग 49-50 भी करके आते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि लेवल बहुत आसान होता है। कुछ एक दो क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़े से अच्छे पूछे जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। अगर वो भी है तो आसानी से आप 50-50 कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आगे चलेंगे हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के सिलेबस पर। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं, स्टैटिक जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पोर्टफोलियोज, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा साइंस में देखिए, साइंस जरूर आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ पर भी आएगा, मैथ्स नहीं आएगी। मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि आरआरबी जेई से ये थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर मैथ्स आपको नहीं देखने को मिलेगी, बट आपके सारे के सारे यहाँ पर टॉपिक्स होने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में। तो आपको जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। लगभग 10 क्वेश्चन, एवरेज 10 क्वेश्चन जो हैं वो हर साल पूछे जाते हैं फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। एसएससी जेईई 2025 के लिए आपको करंट अफेयर्स जनवरी मंथ से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, और या फिर ये कह लीजिए कि मैं कहूंगा जून 2024 से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आगे अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल सिलेबस की, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स यहां पर देखने में भले ही ज्यादा लग रहे हो, बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज अ फैकल्टी मैं आपको बता सकता हूं सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट ही हैं जिसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट नहीं है, कंट्रोल सिस्टम नहीं आता, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती। तो जो 7 सब्जेक्ट है उसमें पहला है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, एसी फंडामेंटल, मैग्नेटिक सर्किट। ये 4 टॉपिक मिलाकर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बन जाता है। आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल मशीन बन जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3rd सब्जेक्ट बन जाता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है ये पावर सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपका 4था सब्जेक्ट बन जाता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 5वां सब्जेक्ट बन जाता है, ये भी आपका पावर सिस्टम का पार्ट है। फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का हिस्सा है। मेजरमेंट आपका एज अ 6 ये 6ठा सब्जेक्ट बन जाता है। और आपका जो लास्ट में सिंक्रोनस मशीन है वो भी आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का ही हिस्सा है। तो यहां पर आप देखेंगे पावर सिस्टम ये दोनों मिलाकर आपका जो है बन जाता है आपका 7वां सब्जेक्ट, और इलेक्ट्रिकल मशीन तो आपका दूसरा था ही।
तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं सिंक्रोनस मशीन जो है वो आपका जो लास्ट टॉपिक है। आगे अगर हम बात करें यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये सारे के सारे टॉपिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। हालांकि यहां टोटल नंबर 27 है, बट अगर इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट ही हैं जिसको अलग अलग टॉपिक में बाइफरकेट कर दिया है और 27 टॉपिक बना दिए गए हैं। ये 8 से 10 सब्जेक्ट ही हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज और सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो 2019 में जो वैकेंसीज आई थी वो 1152 वैकेंसीज आई थी, जिसमें जो सिलेक्शन परसेंटेज था वो 0.14% था जितने लोगों ने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट से लेकर पासिंग कैंडिडेट जितनी वैकेंसीज हैं उतने ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया और लगभग 0.14% का सिलेक्शन रेशियो निकला। 2020 में 800 वैकेंसीज आई थी, 0.12% का सिलेक्शन रेशियो था। 22 में 21 में कोई वैकेंसी नहीं आई, फिर 22 में ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आई 2959, 0.46% का सिलेक्शन रेशियो निकला। यहां पर अगर हम 23 की बात करें 1324 वैकेंसीज हैं, फिर उसके बाद 0.22% का सिलेक्शन रेशियो रहा। 2024 में यहां पर वैकेंसीज जो हैं ये 1324 से 50 वैकेंसीज जो है वो बढ़ी भी थी, बाद में नोटिस आया था तो ये 1374 वैकेंसीज हो गई थी और उसके बाद जो उसमें सिलेक्शन रेशियो 0.22% का रहा। अगर मैं 2024 में बात करूं तो ये वैकेंसीज 64 घट चुकी हैं। आपको मैं बता दूं अभी लेटेस्ट ही नोटिस आया है और अब वैकेंसीज जो रह गई हैं वो 1701 वैकेंसी रह गई है और इसमें सिलेक्शन रेशियो 0.36% का है। 2025 में एज एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि 1500 वैकेंसीज के आसपास देखने को मिल सकती हैं 2025 में। तो यहां पर 2025 में जो सिलेक्शन रेशियो रहेगा वो देखा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो यहां पर फॉर्म भरते हैं और कितने कैंडिडेट जो है अपीयर होते हैं, उसके आधार पर सिलेक्शन रेशियो निकल कर आएगा। अगर हम यहां पर प्रमोशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए सबसे पहले पोस्टिंग होती है, फिर उसके बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं। प्रमोशन जब होता है आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं, फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं, फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनते हैं और फिर सबसे आखिरी पोस्ट जो है वो चीफ इंजीनियर की होती है। ये प्रमोशनल स्ट्रक्चर रहता है एसएससी जेई का। अगर हम यहां पर बात करें तो आप देख भी सकते हैं मेरे ही एक स्टूडेंट जिन्होंने पास आउट किया था 2020 में, आई थिंक 2020 का जो एग्जाम पास आउट किया था 176 रैंक थी लगभग और इनको एमईएस मिला था। इनका एग्जामिनेशन हुआ और एग्जामिनेशन के बाद आप यहां पर देख सकते हैं सौरभ रॉय, जो नाम है वो सौरभ रॉय है और ये जो है इन्होंने पास कर लिया था डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। ये जेईएनएम में पोस्टेड हुए थे और फिर इनको देखिए रिजल्ट ऑफ एमईएस सबऑर्डिनेट प्रोसीजर एग्जाम जेई टू एई में यहां पर ये इंटरनल एग्जाम हुआ था और ये जेई से एई में जो है इनको प्रमोशन मिल गया। और ये सौरभ रॉय जिनका 176 या आई थिंक 200 एंड समथिंग रैंक थी, 216 के आसपास रैंक थी, मुझे एग्जैक्टली रैंक याद नहीं है। उस साल 5 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए थे मेरे। ऑल इंडिया रैंक 2nd आई थी, ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी, ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी, ऑल इंडिया रैंक 174 आई थी और ऑल इंडिया रैंक 216 आई थी 2020 में, जिसमें सौरभ रॉय को इंटरनल एग्जामिनेशन के माध्यम से जेई से एई बना दिया गया था और इस समय एज एई एमईएस में पोस्टेड हैं। तो यहां पर ये है आपके सामने 8 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अगले 8 महीने में आपको क्या करना है जो हमारे नए कैंडिडेट हैं। अगले 8 महीने में सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने हैं। जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी कंप्लीट थ्योरी पढ़िए, ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसका समय समय पर रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रीजनिंग के टॉपिक्स के यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए हर समय पर। जब एक बार आपका सब्जेक्ट कवर हो जाता है तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी आपको जो है देना पड़ेगा, एटलीस्ट 45 दिन पहले से आपको डेली एक मॉक टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा और तब जाकर आप जो है फुली प्रिपेयर हो पाएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जो है अपनी पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा आपको सबसे लास्ट में। ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी आपको अगले 8 महीने के लिए अपनानी है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं यही कहूंगा सबसे अंत में कि आपके पास अभी से अगर आप तैयारी शुरू करते हो, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपका रिजल्ट जो है वो आने वाला है जून जुलाई में, मैं एक बार क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो जून जुलाई में आता है, अगस्त में एसएससी जेई का फॉर्म आएगा
28 अगस्त लास्ट डेट है और 28 अगस्त तक आप फॉर्म भरेंगे। अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं वो, अगर आपका रिजल्ट जून जुलाई में आएगा तो आप बिल्कुल फॉर्म भर पाएंगे और आप नवंबर में एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे, लेकिन अभी से लगना पड़ेगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में बता सकते हैं कि क्या आपको एसएससी जेईई के कोर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं। इसके अलावा हमारा ऑलरेडी खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप पर आप चाहे तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट के माध्यम से भी, वैसे ऐप डाउनलोड कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। वेबसाइट के माध्यम से भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी जेईई फाउंडेशन बैच जो है वो ऑनगोइंग है। मई 2025 में उसकी वैलिडिटी एंड होगी, लेकिन अगर आप एक नया बैच चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एसएससी जेईई की ये डिटेल वीडियो उम्मीद करते हैं आपको हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने दे दी है। अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड जय हिंद। थैंक यू।